हेलो, वेलकम टू पोटेंशियल 0.7। यूनिट 2 में आज हम लोग बात करेंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की। जैसा कि यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक्स में हमें पता है, हमें ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना होता है। ट्रांजिस्टर 3 टाइप्स के होते हैं, बीजेटी, जेफेट एंड मॉसफेट। हम बीजेटी की बात करेंगे अभी, और बीजेटी में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात होगी। ठीक है, देखो यूनिट सेकेंड में हम पूरा डीप में नहीं जाने वाले, क्योंकि फर्स्ट ईयर सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट सेकेंड बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। दैट्स वाई हम यूनिट सेकेंड में सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ते हैं कि हाँ क्या होता है ट्रांजिस्टर, क्या काम करता है ये। इसके अलावा अगर हम डीप जाएंगे तो यूनिट 2 अपने आप में एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिक पढ़ेंगे, जितना बता रहा हूँ उतना ही ध्यान रखना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। ज़्यादा सोचोगे नहीं हो पाएगा यूनिट 2 भाई। तो चलो, सबसे पहले बीजेटी। बीजेटी क्या होता है? बीजेटी इज ए बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाईपोलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो करंट का फॉर्मेशन होता है वो ड्यू टू दी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड ड्यू टू दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, दोनों की वजह से होता है। दैट्स वाई बाईपोलर। अब अगर इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो बीजेटी कंस्ट्रक्शन में जैसे हम लोग पहले जंक्शन पीएन जंक्शन बनाते थे, तो पीएन जंक्शन में हम क्या लेते थे? एक पी टाइप मटेरियल और एक एन टाइप मटेरियल, और दोनों को जो साथ लाते थे डिफ्यूजन प्रोसेस होता था और हमारा पीएन जंक्शन क्रिएट हो जाता था। ठीक है, पर इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर हमें 3 टर्मिनल डिवाइस बनानी है, तो अब सिर्फ पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से काम नहीं चलेगा, हमें अब 3 टर्मिनल बनाना है। तो हम क्या करते हैं, या तो हम 2 एन टाइप मटेरियल में क्या करेंगे, 2 एन टाइप मटेरियल में एक पी टाइप मटेरियल इंसर्ट कर देंगे, या फिर 2 पी टाइप मटेरियल में एक एन टाइप मटेरियल इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे इस वाले डायग्राम में अगर देखें हम लोग, इस वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, एक हमने एन टाइप मटेरियल लिया है और दोनों साइड से एन टाइप मटेरियल लिया है और बीच में हमने पी टाइप मटेरियल इंसर्ट करा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ट्रांजिस्टर बनता है। ये तो था एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये किसकी बात हो रही है? एनपीएन की। अगर पीएनपी की बात करोगे तो क्या होता, दोनों साइड से पी टाइप मटेरियल होता और बीच में हम एन टाइप मटेरियल को इंसर्ट करते, तो ये हो जाता हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो हम सिर्फ एनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे कॉमन बेस में। बाय डिफ़ॉल्ट पीएनपी में क्या क्या चेंजेज आएगा वो सब मैं बताते जाऊंगा, बस करंट की डायरेक्शन का चेंज आएगा। ठीक है, हम पढ़ेंगे एनपीएन। पीएनपी आपको खुद से देखना होगा कि उसमें क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले तो करंट की डायरेक्शन का चेंज आएगा, वो मैं अभी बताता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले एनपीएन का देखो। एनपीएन क्या हो रहा है कि 2 एन टाइप मटेरियल में हम एक पी टाइप मटेरियल इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और 3 टर्मिनल फॉर्म हो रहा है। 3 टर्मिनल में से हम एक का नाम इमीटर देते हैं, दूसरे का नाम कलेक्टर देते हैं और तीसरे का नाम हम बेस देते हैं। क्यों दे रहे हैं ऐसा नाम, ये सब कुछ हम लोग आगे चल कर क्लियर होगा कि नाम ऐसा ही क्यों है। ठीक है, अब इनको अगर ध्यान से देखोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर हमने जस्ट ऐसे ही लगा दिया है, इनमें एरिया और डोपिंग का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो अगर एरिया प्रोफाइल की बात करें तो एरिया प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा एरिया होता है हमारा कलेक्टर का, देन इमिटर का, और सबसे कम एरिया हम लोग रखेंगे बेस का। ठीक है, अगर डोपिंग प्रोफाइल की बात करें तो डोपिंग प्रोफाइल में हम सबसे ज़्यादा डोप रखते हैं इमिटर को, देन कलेक्टर को, और सबसे कम डोप्ड होता है हमारा बेस। अब ऐसा ही क्यों होता है, जब हम करंट फॉर्मेशन देखेंगे तो क्लियर होता जाएगा। एरिया सबसे ज़्यादा कलेक्टर का, देन इमिटर का, देन बेस का, और डोपिंग सबसे ज़्यादा इमिटर का, देन कलेक्टर का, और देन बेस का। अब देखो, इमीटर और कलेक्टर हमारा सेम मटेरियल से बना हुआ है, चाहे वो ट्रांजिस्टर एनपीएन हो या पीएनपी हो। ठीक है, तो इमीटर और कलेक्टर सेम मटेरियल के बने हुए हैं, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ डोपिंग लेवल का है। इमीटर हाईली डोप्ड है और कलेक्टर हमारा लेस डोप्ड है इन कंपेयर टू इमीटर, और सबसे लेस डोप्ड क्या है? हमारा बेस। ठीक है, और साथ साथ बेस लेस डोप तो है ही, लेकिन बेस का एरिया भी बहुत कम है। तो जैसा कि डायग्राम में दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा एरिया हमारे पास कहाँ है? कलेक्टर के पास, देन इमीटर के पास, और सबसे कम एरिया है हमारा बेस के पास। ठीक है, अब अगर इस पूरे डायग्राम को ढंग से देखो तो हमारे पास 2 जंक्शन क्रिएट हो रहा है। एक इमीटर साइड में पीएन जंक्शन क्रिएट हो रहा है और एक कलेक्टर साइड में पीएन जंक्शन क्रिएट हो रहा है।
ठीक है। तो इमीटर साइड वाले जंक्शन को हम लोग बोलते हैं इमीटर जंक्शन, और कलेक्टर साइड वाले जंक्शन को हम लोग बोलते हैं कलेक्टर जंक्शन। यहाँ पे कलेक्टर जंक्शन फॉर्म होगा और यहाँ पर इमीटर जंक्शन फॉर्म होगा। अगर पीएन जंक्शन की बात करें, अगर इस पूरे डायग्राम को रिप्लेस करें हम लोग डायोड से, तो क्या बना सकते हैं हम लोग, एक तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ये हमारा पी साइड रहेगा, ये हमारा एन साइड, ये हमारा पी साइड और ये हमारा एन साइड। तो दो डायोड फॉर्म हो रहा है पूरे रीजन में। जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो दो डायोड कंसिस्ट कर रहा है ना। अगर यहाँ पर पीएन जंक्शन बनेगा तो डायोड की डायरेक्शन कैसे होगी, इस तरीके से, ये हमारा पी साइड, ये हमारा एन साइड, सिमिलरली इधर हमारा ये पी साइड और ये एन साइड। तो एक टर्मिनल हमारा इमीटर होता है, दूसरा हमारा कलेक्टर और तीसरा हमारा बेस। अब बार बार हम लोग ना ये डायग्राम बनाने वाले हैं सर्किट यूज़ करते समय और ना ये डायग्राम बनाने वाले हैं। तो हम लोग सर्किट यूज़ करते समय कौन सा डायग्राम बनाते हैं, ये वाला। ये है हमारा सिंबल ऑफ बीजेटी। सिंबल ऑफ बीजेटी में क्या है, जहाँ पर तुम करंट की डायरेक्शन शो कर रहे हो दैट विल बी इमीटर। वो हमेशा इमीटर शो करेगा कि चाहे वो ट्रांजिस्टर एनपीएन हो या पीएनपी हो, डजेंट मैटर। उसके जस्ट अपोजिट हमें क्या मिलता है, कलेक्टर, और बीच वाला टर्मिनल शो कर रहा है बेस। ये तो एनपीएन ट्रांजिस्टर था, ठीक है। अगर पीएनपी होता तो कैसा डायग्राम होता, पीएनपी होता तो अब करंट की डायरेक्शन इनसाइड होती है ना। अब करंट की डायरेक्शन इनसाइड है, लेकिन स्टिल करंट की डायरेक्शन जहाँ होगी वो होगा हमारा इमीटर, उसके जस्ट अपोजिट कलेक्टर और बीच वाला बेस। ये हो गया हमारा ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पे सिंबल की बात कर रखी है, ये हमारा पीएनपी का सिंबल है और ये हमारा एनपीएन का सिंबल है। जहाँ पे करंट की डायरेक्शन है दैट विल बी इमीटर, चाहे ट्रांजिस्टर एनपीएन हो या पीएनपी हो, डजेंट मैटर। और उसके जस्ट अपोजिट कलेक्टर और बीच में हमें बेस मिलेगा। समझ में आ रही है बात। अब हमें क्या ध्यान रखना है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉमन बेस। तो उससे पहले भी हमें एक चीज़ पता होना चाहिए कि भाई ट्रांजिस्टर पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर का क्या यूज़ है। तो ट्रांजिस्टर का मेनली दो यूज़ है, एक तो एज ए एम्पलीफायर और दूसरा एज ए स्विच। हमारे पूरे सिलेबस में हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर का मतलब है कि अगर तुमने इनपुट ऐसा दिया तो एम्पलीफायर से आउटपुट क्या आएगा, एम्पलीफाई हो के आएगा, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का मेन काम ये है, क्या करता है, एज ए एम्पलीफायर यूज़ करते हैं हम लोग, या फिर एज अ स्विच यूज़ करेंगे। और ये सब कुछ डिपेंड करता है बायसिंग पे। बायसिंग कहाँ पे, बायसिंग हमारे टर्मिनल्स पे, जो हमने इमीटर बेस और कलेक्टर बनाया था ना, जो नाम था। तो एक तो इन दोनों के बीच में बायसिंग होती है, एक इन दोनों के बीच में बायसिंग होगी, एक कलेक्टर टू इमीटर के बीच में बायसिंग होगी। डिपेंडिंग अपॉन दिस बायसिंग हम ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर या एज अ स्विच यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ कि कैसे पता चलेगा कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनेगा या स्विच बनेगा। तो उसके लिए हमारे पास क्या था, दो जंक्शन क्रिएट हुआ था, दैट इज इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। तो इमीटर जंक्शन मतलब किसकी बात हो रही है, ये वाला एरिया है ना। इमीटर जंक्शन मतलब ये वाला एरिया, कलेक्टर जंक्शन मतलब ये वाला एरिया, कलेक्टर जंक्शन मतलब ये वाला एरिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर अगर डायग्राम देखो, हम इमीटर जंक्शन की बात कर रहे हैं तो इसकी बात होगी, कलेक्टर जंक्शन की बात कर रहे हैं तो इसकी बात होगी। समझ में आ रही बात। दो जंक्शन बन रहे हैं पीएन जंक्शन, एक इमीटर पे एक कलेक्टर पे, दैट्स वाई इमीटर जंक्शन, और दूसरा हमारा कलेक्टर जंक्शन। तो है तो ये पीएन जंक्शन ना, यहाँ भी पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है, यहाँ भी पीएन जंक्शन फॉर्म हो रहा है। तो पीएन जंक्शन को हम या तो फॉरवर्ड बायसिंग दे सकते हैं या तो रिवर्स बायसिंग दे सकते हैं, यही काम हो सकता है ना। तो चलो, इमीटर जंक्शन पे या तो हम फॉरवर्ड रखेंगे और कलेक्टर जंक्शन जब हमारा रिवर्स बायसिंग होगा तो ट्रांजिस्टर हमारा होता है एक्टिव रीजन में, ठीक है। और एक्टिव रीजन में ही तुम ट्रांजिस्टर को कैसे यूज़ कर सकते हो, एज अ एम्पलीफायर, राइट।
अब बाकी अदर केस में ट्रांजिस्टर काम करेगा एज अ स्विच। कैसे? अगर दोनों जंक्शन को तुमने फॉरवर्ड कर दिया तो ट्रांजिस्टर हो जाएगा तुम्हारा सैचुरेशन रीजन में, और इस टाइम पे ट्रांजिस्टर काम करेगा एज ए ऑन स्विच। ऑन स्विच मतलब क्लोज स्विच। अगर दोनों जंक्शन को तुमने रिवर्स बायस कर दिया तो ट्रांजिस्टर काम करेगा इन कट ऑफ रीजन, और कट ऑफ रीजन का मतलब है कैसा स्विच होगा? ऑफ स्विच। तो अभी तक तो हमने कंस्ट्रक्शन देख लिया, बनाते कैसे हैं, उनकी डोपिंग लेवल क्या होती है, उनकी एरिया प्रोफाइल क्या होती है। अब जब एम्पलीफायर बनाना है तो हमें ध्यान रखना होगा कि ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में हो, एक्टिव रीजन में हो। और एक्टिव रीजन में कब होगा? जब इमीटर जंक्शन विल बी फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर जंक्शन विल बी रिवर्स बायस। बात समझ में आ रही है? इतना क्लियर है तो आगे चलते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कॉमन बेस की, ठीक है। ये तो था रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर, किसकी बात हो रही थी? रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर। हम बात कर रहे हैं अब कॉमन बेस की। कॉमन बेस का क्या मतलब है? सबसे पहले तो कॉमन बेस का मतलब समझ लेते हैं। नाम इटसेल्फ बता रहा है कि बेस इज कॉमन बिटवीन व्हाट? बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। बेस इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब ठीक है, बेस तो कॉमन हो गया, लेकिन हम इनपुट कहाँ पे देंगे? इनपुट देंगे हम लोग इमीटर पे, और आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं? आउटपुट लेंगे कलेक्टर से। बस कॉमन बेस में हमें यही ध्यान रखना है। हमें तो ट्रांजिस्टर कौन सा बनाओगे वो तुम्हारी मर्जी है, एनपीएन बनाओ, पीएनपी बनाओ, ठीक है। लेकिन जो भी ट्रांजिस्टर बना रहे हो, चाहे एनपीएन हो या पीएनपी हो, उसमें बेस क्या होगा? कॉमन होगा बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। और हमेशा इनपुट कहाँ दोगे कॉमन बेस के केस में? इमीटर पे। और आउटपुट कहाँ से लोगे? कलेक्टर पे। बस इतना ही, ज़्यादा इसके आगे अब एम्पलीफायर कैसे बनेगा ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो हम उसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करेंगे इन केस ऑफ कॉमन बेस। अब सेम चीज़ बार बार हम लोग ये वाला चीज़ ड्रॉ नहीं करेंगे। जब सर्किट में यूज़ करना हो तो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंबल। अब सिंबल में हमने एनपीएन लिया था यहाँ पे, तो एनपीएन में करंट की डायरेक्शन बाहर की साइड, तो ये हमारा ट्रांजिस्टर कैसा है? एनपीएन है। और जहाँ पे इमीटर, जहाँ पे करंट की डायरेक्शन है डैट विल बी इमीटर, उसके जस्ट अपोजिट कलेक्टर, और बीच वाला हमारा बेस। तो हमने क्या पढ़ा था अभी कि एज ए एम्पलीफायर काम करने के लिए हमें इमीटर को फॉरवर्ड रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इस डायग्राम में देखें, इस वाले में P को हमने दिया है पॉजिटिव, N को दिया है हमने नेगेटिव, P पे पॉजिटिव, N पे नेगेटिव। ये पूरा जंक्शन किस में है? फॉरवर्ड बायसिंग में है या नहीं है? बिल्कुल है। सेम ऑन द अदर साइड, इस वाले जंक्शन की अगर बात करें तो P पे दिया है हमने नेगेटिव और N पे दिया है हमने पॉजिटिव। तो ये वाला जंक्शन किस में आ गया? रिवर्स बायस में, ठीक है। तो ये तो हुआ बैटरी कनेक्ट करने का तरीका। इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट कर दिया और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायसिंग में कनेक्ट कर दिया। जैसे ही बोलेगा कॉमन बेस, बेस को कॉमन रखना है बिटवीन इनपुट आउटपुट। इनपुट देना है इमीटर पे, आउटपुट लेना है कलेक्टर पे। इमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स, क्योंकि हमारा मोटो ही है एम्पलीफायर बनाना, स्विच बनाना हमारा मोटो नहीं है। तो चाहे ट्रांजिस्टर कॉमन बेस हो, कॉमन इमीटर हो, कॉमन कलेक्टर हो, इमीटर जंक्शन विल बी ऑलवेज फॉरवर्ड और कलेक्टर जंक्शन विल बी ऑलवेज रिवर्स। समझ में आ रही है बात? तो ये था कंस्ट्रक्शन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि करंट का फॉर्मेशन कैसे होता है। हम सेम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को ही लेके आगे चलेंगे। ये हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन क्रिएट होता है, जैसा कि हमने बात कर ही रखा है कि एक यहाँ पे जंक्शन क्रिएट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं इमीटर जंक्शन, एक जंक्शन यहाँ पर क्रिएट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि इमीटर की डोपिंग, अगर हम डोपिंग की बात करें तो हमें पता है कि डोपिंग इमीटर की सबसे ज़्यादा होती है, देन कलेक्टर की, और सबसे कम होती है बेस की, ठीक है। हम एरिया प्रोफाइल की अगर बात करें तो एरिया प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा एरिया है हमारा कलेक्टर का, देन
इमिटर का और देन बेस का। और डायग्राम में बिल्कुल दिख रहा होगा कि सबसे ज़्यादा हम कलेक्टर का एरिया बनाए हैं, देन इमिटर का और देन बेस का। अब बात करते हैं डिप्लेशन लेयर। जहाँ भी पीएन जंक्शन बनेगा भाई, तो वहाँ डिप्लेशन लेयर फॉर्म तो होगा। तो सेम एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगा हमारा इमिटर जंक्शन पे, एक डिप्लेशन लेयर फॉर्म होगा हमारा कलेक्टर जंक्शन पे। अब क्या डिप्लेशन लेयर की बिट सेम होगी? नहीं। क्यों नहीं होगी सेम? क्योंकि हमारा डोपिंग लेवल में डिफरेंस है। इमीटर हमारा ज़्यादा डोप्ड है और सबसे कम डोप्ड है बेस। तो इमीटर की साइड जो डिप्लेशन लेयर विड्थ होगी वो सबसे कम होगी। ठीक है, अगर ये वाला पार्ट देखो तो ये इमीटर साइड की डिप्लेशन विड्थ की बात हो रही है, और जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, देन कहाँ फॉर्म होगा डिप्लेशन लेयर ज़्यादा? कलेक्टर साइड में, क्योंकि इमीटर से ज़्यादा इमीटर ज़्यादा डोप्ड है कलेक्टर से, लेकिन कलेक्टर स्टिल ज़्यादा डोप्ड है किससे? बेस से। तो देन सब उससे कम कहाँ पर फॉर्म होगा? कलेक्टर में। और सबसे ज़्यादा डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो रहा है हमारा बेस साइड में। यानी बेस साइड में दोनों साइड से क्या हो रहा है? बेस साइड में दोनों साइड से हमारा मैक्सिमम बेस का एरिया किस में चला जा रहा है? डिप्लेशन लेयर में चला जा रहा है। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर को हमने किस में कनेक्ट कर रखा है? एक्टिव रीजन में। क्यों? क्योंकि ये इमिटर जंक्शन को हमने दे रखी है फॉरवर्ड बायसिंग, कलेक्टर जंक्शन को हमने दे रखी है रिवर्स बायसिंग। बात समझ में आ रही है? ये हमारा पी टाइप मटेरियल है, उसको हमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर रखा है, एन टाइप को हमने निगेटिव से कनेक्ट रखा है। तो ये तो फॉरवर्ड में हो गया, और ये हो गया हमारा रिवर्स में। अब करंट कैसे फॉर्म होगा? अब हमें पता है भाई फॉरवर्ड बायसिंग है, तो यहाँ पे जो डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो रहा है, तो इसकी वैल्यू अगर 0.7 नहीं होगा क्योंकि डोपिंग लेवल ज़्यादा है, तो मान लेते हैं 0.5 होगा। ठीक है, डोपिंग से हमारा डिप्लेशन लेयर बिट कम हो जाएगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। तो मान लेते हैं 0.5 या 0.5 से ग्रेटर वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। और हमें पता है कि इमीटर साइड इज हाईली डोप्ड। तो इमीटर साइड से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पी साइड में ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन बैटरी के पास आ जाएंगे, और बाकी इलेक्ट्रॉन का क्या? सारा इलेक्ट्रॉन तो ये बैटरी नहीं ला सकता है। तो पी के पास उतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि वो होल्स और इलेक्ट्रॉन को रिकम्बाइन कर ले और सारे इलेक्ट्रॉन को अपने पास ही रख ले। नहीं, क्योंकि उसकी डोपिंग लेवल भी कम है। तो कुछ तो रिकम्बाइन वो करेगा, लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन का क्या? बाकी इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पर आकर एरिया कम है, डोपिंग कम है। ठीक है, अब यहाँ पर तुम देखोगे तो ये वाला जंक्शन इधर जाने पे हमें क्या मिल रहा है? नेगेटिव साइन। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव साइन के पास तो नहीं आएगा, क्या होगा? रिपेल होगा। तो अब बाकी के बचे इलेक्ट्रॉन रिपेल होकर ये पूरा जंक्शन कलेक्टर जंक्शन को क्रॉस कर कर कहाँ चले जा रहे हैं? कलेक्टर साइड में। ठीक है, अब कलेक्टर साइड में क्यों जा पा रहे हैं? क्योंकि इसकी डोपिंग लेवल जो है लो है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, इसके पास सफिशिएंट कैपेसिटी नहीं है कि वो सारे इलेक्ट्रॉन होल्स को कंबाइन कर ले, और कुछ तो इलेक्ट्रॉन हमारा ये बैटरी ले जाएगा, क्योंकि इसकी फॉरवर्ड बायसिंग की वजह से ही इमिटर साइड से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं पी साइड में। इसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं है, और ये वाला जंक्शन हमारा रिवर्स में है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे। जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं कलेक्टर साइड में, और कलेक्टर साइड में हमारे पास कंसंट्रेशन कम है इलेक्ट्रॉन का। दैट्स वाई हमारा कलेक्टर साइड है जो इलेक्ट्रॉन को इमिट जो होता है इमिटर साइड से, वो कलेक्टर साइड तक आ पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़, इलेक्ट्रॉन इमिटर साइड से पी साइड में आया, कौन सी करंट जनरेट होगी? इमिटर करंट। कुछ इलेक्ट्रॉन जो ये बैटरी अपने पास ले जा पाएगी, यहाँ पर कौन सी करंट जनरेट होगी? बताओ, अंदर की साइड, डैट विल बी IB। अब बाकी का बचा इलेक्ट्रॉन जो कलेक्टर साइड में चला गया, उसकी वजह से कौन सा इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा, कौन सा करंट जनरेट होगा? IC। ठीक है, तो अगर इससे पहले वाली डायग्राम में आ जाए हम लोग, इस वाली में
तो हम हमेशा एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर करंट बाहर निकल रहा है, बेस करंट इनसाइड जा रहा है और कलेक्टर करंट भी इनसाइड जा रहा है। मतलब इस पूरे टर्मिनल पे अगर केसीएल लगाओगे तो क्या लिखोगे, इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा यहाँ से इमिट हुआ इलेक्ट्रॉन, क्या जनरेट हुआ, कलेक्टर करंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ना। इलेक्ट्रॉन इमिट होकर पी साइड में जा रहा है ड्यू टू फॉरवर्ड बायसिंग, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इमीटर करंट, इमीटर के साइड करंट हो रहा है, दैट्स वाई इमीटर करंट। करंट की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की साइड। अब जो इमिट हुए इलेक्ट्रॉन में से कुछ ये बैटरी अपने पास ले जाएगी, यहाँ से क्या जनरेट हुआ, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन बेस करंट। और जो इसकी कैपेसिटी नहीं थी उतने इलेक्ट्रॉन को रखने की, पी टाइप के मटेरियल को, और ड्यू टू दिस रिवर्स बायसिंग सारे के सारे जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफ़र हो गए कहाँ पे, कलेक्टर साइड में। तो यहाँ पे क्या जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो रहा है तो क्या जनरेट होगा, आईसी, कलेक्टर साइड जनरेट हो रहा है, दैट्स वाई आईसी। तो इन बीजेटी इमीटर करंट इज ऑलवेज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। क्यों, चाहे वो ट्रांजिस्टर एनपीएन हो या पीएनपी हो, डजेंट मैटर। अगर यही ट्रांजिस्टर पीएनपी होता तो क्या होता, पीएनपी होता ना तो पूरा करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता। अब इमीटर करंट अंदर की साइड जाएगी, बेस करंट बाहर की साइड आएगा और कलेक्टर करंट भी बाहर की साइड आएगा। स्टिल यहाँ पे केसीएल लगाओगे तो क्या लिखोगे, इमीटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ये इक्वेशन ऑलवेज वैलिड है भाई, चाहे ट्रांजिस्टर बीजेटी में कोई सा भी हो, एनपीएन हो या पीएनपी हो। समझ में आ रही है बात। तो इस तरीके से तो हमारा करंट फॉर्म हो जाता है। लेकिन इस पूरे चीज़ में एक चीज़ जो मिसिंग है वो क्या है, अभी बात करते हैं। ठीक है, अब इतना तो हमें पता चल गया कि ये फॉरवर्ड बायस है, तो इमीटर साइड से इलेक्ट्रॉन इमिट होकर कहाँ आते हैं, बेस में, जिससे क्या जनरेट होता है, इमीटर करंट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस से कुछ इलेक्ट्रॉन बैटरी के पास जा रहे हैं तो इससे क्या जनरेट होता है, बेस करंट, दैट इज बेस करंट। बाकी का बचा इलेक्ट्रॉन जो पी साइड हैंडल नहीं कर सकता है उसको क्या करेगा, और ड्यू टू दिस निगेटिव साइन ऑफ दिस बैटरी सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो बचे हुए हैं वो एन साइड में आ जाते हैं, उससे क्या जनरेट होता है, आईसी। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक चीज़ की बात करेंगे, जो ये जंक्शन है, ये जंक्शन किस में कनेक्टेड है, रिवर्स बायसिंग में ना। तो यहाँ पर एक रिवर्स सैचुरेशन करंट तो फ्लो हो रहा होगा जो डायोड में फ्लो होता है। तो अभी जो ये आईसी है वो किसकी वजह से है, जो इमीटर साइड से इलेक्ट्रॉन इमिट हुए हैं उसकी वजह से। ठीक है, लेकिन इस जंक्शन पे जो रिवर्स बायस में है इसकी वजह से अगर पी साइड के माइनॉरिटी कैरियर अगर इस जंक्शन को क्रॉस कर कर एन साइड में आ पा रहा है तो इससे क्या जनरेट होगा, रिवर्स सैचुरेशन करंट। और कॉमन बेस के केस में उस रिवर्स सैचुरेशन करंट को हम लोग बोलते हैं ICBO। ठीक है, क्या बोलेंगे, ICBO। ये ICBO है क्या, जो कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में है ना, और इसकी वजह से जो रिवर्स सैचुरेशन करंट जनरेट होगा दैट इज ICBO। और ये IC और ये ICBO में फ़र्क है, ये रिवर्स के कारण मिल रहा है, ये IC हमें यहाँ से इमिट हुआ इलेक्ट्रॉन जो बेस को ट्रांसफ़र कर कर कलेक्टर तक पहुँच पा रहा है, दैट इज़ ये IC। समझ में आ रही है बात। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ मिस हो रहा है क्या, करंट गेन। करंट गेन क्या होता है इन केस ऑफ कॉमन बेस। तो कॉमन बेस के केस में तुम देखो तो हम इनपुट इमीटर पे दे रहे हैं, ठीक है, इनपुट हम लोग कहाँ दे रहे हैं, इमीटर पे, और आउटपुट हम लोग कलेक्टर पे ले रहे हैं। तो ट्रांजिस्टर में एक टर्म यूज होती है दैट इज गेन। ठीक है,
गेन मतलब किसकी गेन की बात हो रही है? करंट की गेन की बात हो रही है। तो गेन जब भी ट्रांजिस्टर के में यूज होता है मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ पर आउटपुट करंट क्या होगा? IC, और इनपुट करंट क्या होगा? IE। ठीक है, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे अल्फा से। इन केस ऑफ कॉमन बेस करंट गेन इज अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू IC अपॉन IE। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब आगे चलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पे। लेकिन उससे पहले हम लोग करंट इक्वेशन की बात कर लेते हैं। करंट इक्वेशन इन केस ऑफ कॉमन बेस क्या होगा? हमें पता है कि इमीटर करंट इज ऑलवेज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट। ये तो हमेशा ही वैलिड है, चाहे ट्रांजिस्टर कोई सा भी हो। ठीक है, अभी हमने बात करी थी अल्फ़ा की। अल्फ़ा इन केस ऑफ कॉमन बेस क्या होता है? अल्फ़ा इज इक्वल टू IC अपॉन IE। अगर इस इक्वेशन से IC लिखूँ मैं तो IC इज इक्वल टू क्या होगा? IC इज इक्वल टू अल्फ़ा I। ठीक है, अल्फ़ा I। अभी जस्ट यहाँ पे हमने बात करी थी IC इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फ़ा I। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पर तो करंट जनरेट हो गई, डेट इज I। यहाँ पर जो करंट जनरेट हो रही है IC, उसको हम लोग अल्फ़ा I लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा IC इज इक्वल टू अल्फ़ा I। ठीक है, लेकिन हम लिख सकते हैं ये, लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर हम लोग मिस करते थे हमेशा, क्या? ये रिवर्स में है भाई। रिवर्स में है तो यहाँ पर क्या फ्लो हो रहा होगा? रिवर्स सैचुरेशन करंट, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ICBO। तो अगर टोटल करंट देखोगे कलेक्टर साइड में, ये हमारा कलेक्टर साइड है, टोटल करंट क्या है? अल्फ़ा I और ICBO दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि टोटल कलेक्टर करंट IC इज इक्वल टू अल्फ़ा I प्लस ICBO। ICBO इज ए रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑफ कलेक्टर साइड, और ये हो जाएगी हमारी टोटल कलेक्टर करंट इन केस ऑफ कॉमन बेस। ठीक है, ऑल दो ICBO की वैल्यू बहुत ही कम होगी, है ना, माइक्रो एम्पियर में। उसको इसमें ऐड करो ना करो बात एक ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, दिया जाएगा कि ICBO गिवन है, मतलब रिवर्स करंट गिवन है, तो हम टोटल कलेक्टर करंट निकालते समय सिर्फ अल्फ़ा I, ये इक्वेशन इनकम्प्लीट है, इसमें अगर ICBO ऐड कर दो तो जाकर हमें टोटल कलेक्टर करंट मिल रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन में हम रिवर्स करंट को भूल रहे हैं। ठीक है, तो रिवर्स करंट भी अगर ऐड हो जाए IC में तो जाकर हमें टोटल कलेक्टर करंट मिलता है, एंड टोटल कलेक्टर करंट इज अल्फ़ा I प्लस ICBO। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग आगे कई जगह यूज़ करेंगे, ध्यान रखना। इन केस ऑफ कॉमन बेस टोटल कलेक्टर करंट इज अल्फ़ा I प्लस ICBO। अब बात कर लेते हैं हम लोग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की, राइट। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बना किसके किसके बीच में रहे हैं? इनपुट की बात हो रही है तो इनपुट साइड की कैरेक्टरिस्टिक की बात होगी। ठीक है, इनपुट साइड कौन सा है हमारा? इमीटर साइड, यानी इमीटर जंक्शन इज इनपुट साइड। इनपुट साइड में वोल्टेज क्या है? बेस टू इमीटर वोल्टेज। इस वोल्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस टू इमीटर, तो VBE। ठीक है, और करंट को क्या मिल रहा है इनपुट साइड में? I, तो इमीटर करंट इज I। ठीक है, तो वो ग्राफ बनाने वाले हैं, यानी ग्राफ बनाने वाले हैं किसके किसके बीच में? बेस टू इमीटर वोल्टेज और इमीटर करंट के बीच में, क्योंकि हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की मतलब है इनपुट साइड का ग्राफ। इनपुट साइड में वोल्टेज है VBE, इनपुट साइड में वोल्टेज है VBE, आउटपुट साइड में, सॉरी, इनपुट साइड में करंट है I।
अब एक चीज़ और, नाम से कंफ्यूज मत हो जाना यार, नाम वोल्टेज का कुछ भी रख सकते हो, वोल्टेज एक्स बोलूँ मैं, इस वीवी को मैं कल को बोलूँ वोल्टेज एक्स, डजेंट मैटर। समझ में आ रही बात, क्योंकि नाम है वो। अब यहाँ पर नाम वीवी ज़्यादा सूट कर रहा है, क्यों? क्योंकि बेस टू इमीटर पता चल रहा है कि किसके किसके बीच का वोल्टेज है। अगर इसी वोल्टेज को मैं बोल दूँ वोल्टेज एक्स, पर मुझे पता होना चाहिए ना वोल्टेज एक्स किसके बीच की बात हो रही है, तो इसलिए नाम वीवी ज़्यादा सूट कर रहा है और वोल्टेज एक्स नहीं सूट करेगा, दैट्स वाई वीवी। समझ में आ रही है बात। अब जब तुम इनपुट साइड का ग्राफ देखोगे तो इसमें ही हम ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं, राइट, इसकी बात हो रही है। अब यहाँ पर एक डायोड है, कैसा, पीएन जंक्शन। इमीटर पे क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, एक पीएन जंक्शन ही तो फॉर्म हो रहा है, और ये पीएन जंक्शन है किस में, फॉरवर्ड में है। तो ग्राफ कैसा होगा, जैसा हमारा डायोड का होता था। लेकिन जब तुम इनपुट साइड का ग्राफ बना रहे होगे ना, तो आउटपुट साइड को क्या रखोगे, कांस्टेंट रखोगे। एट ए टाइम इनपुट और आउटपुट को वैरी नहीं करेंगे। तो आउटपुट साइड में हम क्या कांस्टेंट रखेंगे, आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज क्या है, VCB। तो हम कांस्टेंट रखेंगे आउटपुट वोल्टेज को, मान लेते हैं VCB की वैल्यू है 2 वोल्ट। तो ये पूरा ग्राफ हमने तब बनाया जब हमारा VCB कितना था, 2 वोल्ट था। समझ में आ रही बात। अब मैं चाहता हूँ कि VCB की वैल्यू बढ़ाकर फिर से ग्राफ बनाओ। तो फिर से ग्राफ बनाओगे तो क्या चेंज आता है ग्राफ में, हमें इमीटर करंट थोड़ा जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रही बात। यानी कि VCB की वैल्यू जब आउटपुट वोल्टेज बढ़ाकर फिर से ग्राफ बनाओगे तो इमीटर करंट वाला ग्राफ जो है वो थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और इमीटर करंट हमें थोड़ा जल्दी मिलना स्टार्ट होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि VCB बढ़ा रहे हो मतलब ये वोल्टेज बढ़ा रहे हो, और ये वोल्टेज इस जंक्शन को किस में रख रहा है, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस बढ़ाओगे इसका डिप्लेशन लेयर विथ इंक्रीज होगा, ठीक है, और ज़्यादा बढ़ाओगे और ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होते होते ही वो बेस करंट को तो जीरो कर रहा है, लेकिन इमीटर करंट जो पहले लेट मिल रहा था वो थोड़ा जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले उसको इमीटर करंट को फ्लो करने के लिए इस पूरे जंक्शन को क्रॉस करना है। वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये जंक्शन छोटा होता चला जाएगा, और दैट्स वाई हमारा इमीटर जंक्शन जो है, सॉरी इमीटर करंट जो है वो जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगा इन कंपेयर टू जो पहले मिल रहा था। बस इमीटर करंट पहले मिलने लगेगा। ऑल दो IB करंट की वैल्यू कम होती जाएगी जब ये वोल्टेज बढ़ाओगे, लेकिन इमीटर करंट जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स वाई हम ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे। समझ में आ रही है बात। ये था हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो जब हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम किसके किसके बीच बनाएंगे, आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट, यही ना। अब अगर सर्किट को देखें कॉमन बेस में, तो कॉमन बेस में हम आउटपुट कहाँ से ले रहे हैं, कलेक्टर से। तो कलेक्टर साइड में जो वोल्टेज है उसको हम लोग बोलते हैं VCB, यानी कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, और जो करंट होगा डैट विल बी IC, ठीक है। अब IC करंट का फॉर्मूला हमें पता है, इन केस ऑफ कॉमन बेस हम क्या लिखते हैं, IC इज इक्वल टू अल्फा I प्लस ICBO, यही लिखते हैं ना। अब जब आउटपुट बनाओगे तो इनपुट को कांस्टेंट रखोगे, पर इनपुट में क्या कांस्टेंट रहेगा इस बार, इमीटर करंट को कांस्टेंट रखेंगे। समझ में आ रही बात। अब जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बना रहे हैं तो कहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ पे बना रहे हैं, और ये जंक्शन हमारा किस में है, रिवर्स बायस में है। और अगर रिवर्स बायस का डायोड की कैरेक्टरिस्टिक याद हो तो कैसा फॉर्म होता था, कुछ इस तरीके से ना। समझ में आ रही बात। तो अब यहाँ पर सेम ग्राफ हम थर्ड क्वाड्रेंट से उठाकर कहाँ रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्यों रख रहे हैं ऐसा, रीज़न ये है कि जो वोल्टेज मेजर कर रहे हैं वो कलेक्टर टू बेस है। कलेक्टर टू बेस वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव है ना। VCB की वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन जो ये जंक्शन है वो तो स्टिल रिवर्स बायस में है भाई, ठीक है। बस हम वोल्टेज मेजर, हमारा रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है, VCB कलेक्टर टू बेस।
अगर हम बेस टू कलेक्टर बोलते तो हम डायग्राम थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं। तो रीजन हम कलेक्टर टू बेस वोल्टेज मेजर कर रहे हैं, तो ये पूरा डायग्राम कहाँ फॉर्म होगा, ऊपर की साइड यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और करंट तो निगेटिव पॉजिटिव होती नहीं है, करंट तो सिर्फ डायरेक्शन शो होता है। तो वोल्टेज हम जंक्शन है रिवर्स बायस में, नो डाउट, लेकिन वोल्टेज जो मेजर कर रहे हैं VCB दैट इज पॉजिटिव नाउ, दैट्स वाई थर्ड क्वाड्रेंट से हम शिफ्ट हो रहे हैं कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो पूरा ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्म होगा। और जब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे हो तो इनपुट क्या कांस्टेंट रख रहे हैं हम लोग, आई को कांस्टेंट रखना ना। इनपुट करंट क्या है, आई, तो आई कांस्टेंट है। तो मान लेते हैं कि पहले हमने जो ग्राफ बनाया वो आई इज इक्वल टू 0 मिली एम्पियर पे बनाया। अब जब आई 0 है तो IC में हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, IC BO। तो इस टाइम पे जो करंट मिल रहा है डैट विल बी IC BO, क्योंकि सिर्फ रिवर्स बायस से जो करंट मिल रहा है वही, यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ तक नहीं आ पाया, क्योंकि इमीटर करंट ही 0 है। इमीटर करंट 0 है मतलब इनपुट साइड में तुमने कोई भी पोटेंशियल नहीं दिया है ना, इनपुट साइड इज ओपन। दैट्स वाई हम इस करंट को बोलते हैं IC BO, कलेक्टर टू बेस करंट व्हेन इनपुट इज ओपन। यानी इमीटर करंट 0 कब होगा, जब इनपुट साइड ओपन होगा। अब क्या करोगे, इमीटर करंट की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाओगे हमारा करंट भी बढ़ता जाएगा। क्यों, इमीटर करंट बढ़ेगा तो टोटल IC बढ़ेगा। समझ में आ रही बात। तो अब इमीटर करंट की अगर वैल्यू है 2 मिली एम्पियर तो उस टाइम पे हमारा IC भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली और ज़्यादा इमीटर करंट बढ़ाओगे तो हमारी IC की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, एंड सो ऑन। समझ में आ रही है बात। तो ग्राफ हमारा जैसे जैसे इमीटर करंट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, इमीटर करंट इज इनपुट करंट, और जैसे जैसे इमीटर करंट की वैल्यू बढ़ाते जाओगे पूरा का पूरा ग्राफ ऊपर की साइड शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है। अब लेकिन काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। जो हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है कॉमन बेस का, वो 3 रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर दिखाएगा, एक्टिव, सैचुरेशन और कट ऑफ। तो कट ऑफ मतलब करंट इज 0, करंट 0 मतलब IE 0, IC 0। तो लगभग करंट 0 कौन से रीजन में है, इस वाले रीजन में ना, क्योंकि इस वाले रीजन में सिर्फ एक हमें करंट मिल रहा है डैट इज IC BO, और वो भी किसकी वजह से, रिवर्स सैचुरेशन करंट की वजह से। और रिवर्स सैचुरेशन करंट की वैल्यू तुम्हें पता है कुछ ज़्यादा नहीं होने वाली, बहुत कम होने वाली है। तो चाहे तो निगलेक्ट कर सकते हैं, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है इस रीजन में कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि आई भी 0 और IC BO की वैल्यू तो बहुत ही कम होगी, मतलब कोई भी करंट नहीं है, IC 0। तो ये रीजन होगा हमारा कट ऑफ रीजन। समझ में आ रही बात। अब जैसे ही ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो हमारा VCB की पोलैरिटी में चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे ऑरिजिन से तुम इधर मूव करोगे तो अब VCB जो पहले पॉजिटिव था वो VCB अब निगेटिव हो जाएगा। अब बैटरी की पोलैरिटी तुम्हें चेंज करनी पड़ेगी, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव। और जब भी ऐसा करोगे तो ये जंक्शन जो पहले रिवर्स में था वो अब फॉरवर्ड हो जाएगा, और ये तो पहले से फॉरवर्ड था ही, तो दोनों जंक्शन फॉरवर्ड। दैट्स वाई निगेटिव साइड जाने पे ट्रांजिस्टर हमारा कौन से रीजन में जाएगा, दोनों जंक्शन फॉरवर्ड, मतलब कौन से रीजन की बात हो रही है, सैचुरेशन रीजन। समझ में आ रही है बात। और जो बाकी का बचा पार्ट है, अब क्या ही बचा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, है ना। और ये सारा पार्ट किस में आएगा, एक्टिव रीजन में। समझ में आ रही बात। तो अगर ट्रांजिस्टर को हमें एज ए एम्पलीफायर यूज़ करना है तो हम इस रीजन में ही ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर यूज़ कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात। तो ये रीजन था हमारा एक्टिव रीजन।
तो अब देखो कॉमन बेस अगर सेकेंड रूट से पूछा जाए तो इसके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। स्टिल अभी तक हम ये नहीं जानते हैं कि एज एम्पलीफायर काम कैसे कर रहा है, हम इनपुट क्या दे रहे हैं, आउटपुट क्या आ रहा है, नहीं। अभी जस्ट हमें बेसिक नॉलेज है कि कॉमन बेस को एज एम्पलीफायर यूज़ करना है तो इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स, ठीक है। वो काम हम कर लेंगे, बायसिंग कर लेंगे। करंट कैसे फॉर्म हो रहा है ये हमने देख लिया। अब जब करंट फॉर्म हो रहा है तो इमीटर करंट इज इक्वल टू कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट, ये हमने देख लिया। लेकिन टोटल कलेक्टर करंट इन केस ऑफ कॉमन बेस हम क्या ऐड कर दे रहे हैं, ICBO। क्यों ऐड कर रहे हैं, तो IC इज इक्वल टू अल्फा आई, यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिवर्स करंट वाला जो छूट जाएगा करंट, उस करंट को भी अगर कंसिडर कर ले तो हम क्या ऐड करेंगे पूरे इक्वेशन में, दैट इज ICBO। उसके बाद हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं कि आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने पे हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहाँ शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है। और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में जैसे जैसे इमीटर करंट की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो हमारा इमीटर करंट ऊपर की साइड शिफ्ट होता जा रहा है। कैरेक्टरिस्टिक ऐसे क्यों बनेगी, क्योंकि रिवर्स बायसिंग की बात है, तो जो रिवर्स बायसिंग डायोड के केस में थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते थे उसी को हम कहाँ ले जा रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दैट्स वाई कैरेक्टरिस्टिक ऊपर की साइड फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगी। और 3 रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर शो होगा जहाँ पे इमीटर करंट 0 है लेकिन ICBO मिल रहा है, बहुत ही कम करंट होगी तो सारा रीजन कट ऑफ रीजन में होगा। निगेटिव साइड वोल्टेज जाओगे तो यहाँ पर पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। पोलैरिटी चेंज होने की वजह से दोनों जंक्शन फॉरवर्ड मतलब ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में चला जाएगा, सैचुरेशन में, एंड बाकी का बचा एक्टिव रीजन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, दैट्स इट, थैंक यू।